शुरू करते हैं ना। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य का इतिहास। कहाँ से अंग्रेजी साहित्य हमने शुरू किया, इंग्लिश लिटरेचर कहाँ से शुरू हुआ, अंग्रेज कहाँ से आए, आज हम उनकी पैदाइश की बात करेंगे। सही है, जिस इंग्लिश को हम बोलते हैं वो कैसे पैदा हुई, कैसे वो इस रूप में आई। सबसे पहला पीरियड एंग्लो सैक्सन पीरियड। एंग्लो का मतलब अंग्रेज़ों का, सैक्सन एक प्रजाति, अभी आगे डिस्कस करेंगे। वो पीरियड, अंग्रेजी साहित्य का वो पीरियड जो इंग्लिश की शुरुआत करता है। ये शुरू होता है हमारा 1 BC से 43 BC तक। शुरू क्या है, मतलब इससे हम थोड़ा सा पहले की बात करेंगे। इंग्लैंड के अंदर ये एंग्लो सैक्सन पीरियड शुरू कहाँ से हुआ, थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात करेंगे, थोड़ी हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं उस पर जिक्र करेंगे। है क्या, इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले ये 2 जातियां रहती थी। जो आज का इंग्लैंड है उसके अंदर सबसे पहले ये 2 जनजाति रहती थी। एक थी कैल्स, इनको कैल्स बोलते हैं, सेल्स लिखते हैं लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कैल्स है, कैल्स। और दूसरी थी गेल्स। कैल्स और गेल्स 2 जनजातियां इंग्लैंड के अंदर रहती थी। ये खानाबदोश प्रजातियां थी, बहुत ज़्यादा जो एस्पिरेशंस होती हैं, आकांक्षाएं इनके अंदर नहीं थी, सीधी सादी कौम थी। कैल्ट से संबंधित एक एडजेक्टिव बनता है कैल्टिक लिटरेचर, बहुत सारे इंग्लिश राइटर्स ने वो लिखा है। कैल्ट से बना कैल्टिक लिटरेचर और गेल से बना गैलिक लिटरेचर। ठीक, इंग्लैंड के अंदर 2 अलग अलग जगह, बड़ा देश है, अलग अलग जगह अलग अलग क्षेत्रों में ये दोनों प्रजातियां रहती थी। इन्हीं का पुराना नाम, इसी प्रजाति में से कुछ लोगों को ब्रिटन्स कहा जाता था। कैल्ट्स के अंदर ही कुछ लोगों को, कुछ जातियों को ब्रिटन्स कहा जाता था। और यही वो जाति है, इसी के नाम से इस देश का नाम ब्रिटेन पड़ा था। ब्रिटेन जो आया वो इससे आया। जनजाति थी, सीधी सादी कौम, बहुत ज़्यादा ब्लड शेड, खून पिपासा जो रहती ना, वो इनके अंदर नहीं थी। इसके बाद मतलब ये वक्त था हमारा 1 BC से 43 BC से पहले तक का। अभी हम 43 तक नहीं आए, अभी हम उससे पहले की बात कर रहे हैं। ये दोनों जनजातियां रहती थी, कैल्स और गेल्स। इनकी अपनी अपनी भाषा थी, ये अपनी भाषा बोलते थे। इस भाषा को कैल्टिक लैंग्वेज कहा गया और इस भाषा को गैलिक भाषा कहा गया। ERS आपने सुना होगा, अर्श भी इसी जगह की बोली जाने वाली भाषा थी। इसके बाद स्पेन से एक और प्रजाति यहाँ पे आई, ये भी सीधी सादी प्रजाति है और उसको नाम दिया गया आइबेरियंस। मतलब बड़े आराम से तीनों तरह की प्रजातियां बड़े आराम से रह रही थी, कैल्ट्स, गेल्स और आइबेरियंस। आइबेरियन आई थी कहाँ से, स्पेन से, स्पेनिश जाति थी। अच्छे कहाँ से रह रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब इन पर धीरे धीरे आक्रमण होने लगते हैं। स्कॉटलैंड की तरफ का जो इलाका है इंग्लैंड का, जो कभी ब्रिटेन था, ब्रिटेन के 3 हिस्से हुए, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, 3 हिस्से मिले, बना ब्रिटेन। इंग्लैंड का मतलब ब्रिटेन का वो हिस्सा जो स्कॉटलैंड बाद में बना, वहाँ की एक जनजाति थी पिक्स। ये बहुत खतरनाक जनजाति थी, इनके आए दिन इन पर आक्रमण होते रहते थे। पिक्स आए दिन इन पर आक्रमण करते रहते थे। इनके पशुओं को, इनके जान माल को हर रोज़ नुकसान करते थे। ये कौम इतनी ताकतवर भी नहीं थी और दिमाग से भी वो लड़ने वाली नहीं थी। इन लोगों ने, अच्छा इसमें इसी बीच एक और चलता है, रोमन अपने आप में बहुत बड़ा एम्पायर था
रोमन एम्पायर। रोम के शासकों की भी नज़र इस आइलैंड पर थी, जिसको हम इंग्लैंड नाम से जानते हैं। इस दौरान क्या होता, रोम के लोग, रोम के शासक, रोम के सैनिक अक्सर यहाँ पर आया करते थे और इसकी ज्योग्राफिकल जो बैकग्राउंड है, यहाँ के लोग कैसी कौम है, ये इस तरह का पूरा जायज़ा लेते थे। और जब ये इनके कांटेक्ट में आए, ये एक बड़ी प्रजाति थी, रोमन लोग बहुत ताकतवर थे, बहुत बड़ी सभ्यता रही है। तो इन लोगों के जो सरदार थे, उनके दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना हम इनका साथ लें, रोमन्स का साथ लें। रोमन छुटपुट हिंसा करते थे, कभी पिक्स पर, कभी इन पर। ये लोग तो बिल्कुल, मैंने बताया कि बिल्कुल शांति प्रिय लोग थे। इनके मन में ऐसा नहीं था कि हम किसी को मारेंगे। ये चूँकि पिक्स बहुत करीब थे इनके, इनमें सबसे ज़्यादा तो खतरा था इनसे, पिक्स का था, क्योंकि ये इनसे जुड़ी हुई कौम थी। तो इनके सरदारों ने रोमन साम्राज्य के जो सेनापति या उनके शासक थे, अपने सिपह सालार भेजे, अपने राजदूत भेजे, अपने लोग भेजे कि आप हमारी मदद करें, आप हमारे यहाँ आएँ। रोमन शासक पहले से नजरें गड़ाए बैठे थे इस पर, आसान थी जगह, भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया जगह थी। ये क्या करते हैं, 43 BC के आसपास, 43 BC के आसपास इंग्लैंड का एक, रोम का एक शासक था ओनोरियस करके। एक शासक था ओनोरियस। ओनोरियस की सरपरस्ती में एक सैनिक टुकड़ी यहाँ आती है और पिक्स का मुकाबला करती है। बार बार मुकाबले होते हैं। पिक्स चूँकि छोटी सी जाति थी, अब ये लड़ाई हो रही थी ओनोरियस यानी रोमन साम्राज्य से लड़ाई हो रही थी, तो इनका वर्चस्व यहाँ पर थोड़ा कम होने लगा। अब चूँकि ये यहाँ रहने लगे, तो फिर अब इन्होंने देखा कि ये बहुत सीधे साधे लोग हैं, बहुत सीधे साधे लोग हैं। पिक्स इन पर आक्रमण ना करें, इन्होंने एक बहुत बड़ी वॉल चिनवा दी पिक्स की तरफ से, और उस वॉल को हेड्रियन वॉल कहा गया। हेड्रियन वॉल ये ओनोरियस जो शासक था उसने बनवाई थी। अब पिक्स का इधर आना जाना लगभग बंद हो गया। कभी कभी ये लोग इस वॉल को, इसमें ये बहुत ही खतरनाक जाति थी, ये इस वॉल को फांद करके कभी कभी इधर जाते थे और अपना जो भी आतंक मचाना है मचाते थे। रोमन जो सैनिक थे उनको मारते थे, कभी ये हारते थे, कभी ये हारते थे। ये सिलसिला चल रहा था रोम के अंदर, क्योंकि रोम अपने आप में बहुत बड़ा एम्पायर था। अब जब रोमन लोग यहाँ पर रहने शुरू हुए, इंग्लैंड के अंदर जब रहने शुरू हुए, तो फिर ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना अब जब यहीं हमें रहना है तो यहीं से हम अपनी जीवन की शुरुआत करें। अपने जितने भी सैनिक थे, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी, सारी वो अब यहीं पर अवेलेबल करना चाहते थे। कौन? रोमन। अब रोमन्स की एंट्री है यहाँ पर। अभी तक एंग्लो और सैक्सन्स नहीं आए यहाँ पर, रोमन चलते हैं। रोमन एम्पायर को रोमन की एंट्री इंग्लैंड के अंदर बताई जाती है 43 BC से 410 या कहीं कहीं आता 407 AD। 43 BC से बिफोर क्राइस्ट 407 और कहीं कहीं आता है 410। 407 में ये आखिरी एम्पायर यहाँ से चला गया था, मतलब आखिरी रोमन यहाँ से चला गया था। लेकिन वो अपने साथ निकलते निकलते भी 3 साल उसको लग गए, तो इसलिए कहा जाता है कि ये 410 तक हुआ है। जैसे अमेरिका, अफ़गानिस्तान में सैनिक हैं अमेरिका के, और निकलते निकलते भी कई साल हो गए और अभी भी हैं, तो ऐसे ही है। जबकि कई साल पहले वो निकल भी चुके हैं,
लेकिन अभी भी वहाँ पर हैं। तो कुछ इस तरह का केस इनके साथ भी रहा होगा। अभी यहाँ पर किसी की एंट्री एंग्लो की सेक्शन की नहीं हुई है। यहाँ पर रोमन आए और ये जाति सेल्ट्स, गेल्स और आइबेरियंस, ये जाति ये सब हीथन गॉड्स को मानती थी। क्वेश्चन आ जाता है हीथन गॉड्स। हीथन गॉड्स मतलब पैगन्स, यानी ये भी पैगन्स थे। पैगन्स कौन थे? वर्शिपर ऑफ नेचर। इनके अपने देवी देवता थे। नदी, तालाब, सूरज, चांद, पेड़ पौधे, इन चीज़ों को ये मानते थे अपना भगवान। और इन भगवानों को, इन देवताओं को हीथन गॉड्स कहते थे। यानी अभी तक इंग्लैंड के अंदर एक ऐसा धर्म था जिस धर्म के लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे, पुराने देवी देवताओं की पूजा करते थे। ठीक, जब रोम के लोग यहाँ पर आए तो वो अपने साथ लेकर आए लैटिन लैंग्वेज, मतलब उनके अंदर वो लैटिन बोलते थे, रोमन लैंग्वेज बोलते थे, रोमन को लैटिन कहते हैं। उन्होंने अपनी अल्फ़ाबेट इन लोगों को सिखाई। ठीक है, अभी इनकी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं थी, इनके अपनी भाषाएं थी। अभी यहाँ पर इंग्लिश, ये लोग इंग्लिश नहीं बोलते थे, जिसको हम पढ़ रहे हैं वो नहीं बोलते थे। इनकी यहाँ पर अपनी भाषा थी। जब रोमन यहाँ पे एंट्री किया, रोमन्स ने, तो रोम के लोगों ने जब शासन किया तो अब उन्हें अपने जैसे बोलने वाले, अपनी भाषा को बोलने वाले लोग चाहिए थे। कन्वर्सेशन जिससे कि चलता रहे, वो अपनी बात समझा सकें, उनकी बात समझ सकें। तो वहाँ पर इन लोगों ने इनको सबसे पहले धर्म दिया। इन लोगों को सबसे पहले रोमन्स ने धर्म दिया। ये लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो इनके लिए एक और भगवान की पूजा करना इतना मुश्किल नहीं था। तो रोमन्स ने हीथन गॉड्स को रिप्लेस करके यहाँ पर क्रिश्चियनिज्म की शुरुआत की। और क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई थी इटली के अंदर। क्रिश्चियन धर्म की शुरुआत इटली के अंदर हुई, रोम का एक शहर। इटली में ही पहली बाइबल लिखी गई। रोमन लोग इंग्लैंड के अंदर, मतलब इनके इस जगह के अंदर जहाँ ये कैल्स रहते थे, गेल्स रहते थे, यहाँ पर ये बाइबल लेकर आए और बाइबल के ज़रिए एक ईश्वरवाद को उन्होंने प्रमोट किया। और उसमें भी बाद में फिर वो 3 चीज़ें बन गई, होली ट्रिनिटी, है ना। यानी उसमें भी इन्होंने जीसस क्राइस्ट को आगे रखा, उनको बताया ये भगवान का बेटा है। ये पहले से ही बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे, इनके लिए ये नया धर्म अपनाना मुश्किल नहीं था। एक और बात ये भी हुई, अब रोमन्स यहाँ पर शासक हो गए और ये बहुत बड़ा टाइम है। देखिए 43 BC से 410 तक 410 AD तक, यानी तकरीबन 500 साल रोम का साम्राज्य इंग्लैंड इन लोगों पर हुआ। तो 500 तकरीबन सालों तक एक निर्बल सी जाति पर शासन करना, तो ये चीज़ इस चीज़ पर मतलब इशारा दे रही है कि इन लोगों का सामाजिक, आर्थिक, रिलीजियस जितने भी चेंज हो सकते थे उन लोगों ने ये कर दिया होगा। 500 साल एक राजतंत्र था और शासक और शासित के अंदर ये तो फ़र्क होता है कि शासक जो भी चीज़ उन पे थोपेगा उन्हें माननी पड़ेगी, अब चाहे वो धर्म हो या लैंग्वेज हो, एक ही बात हुई। 500 साल तक जब हुकूमत इन लोगों पे उन्होंने की, इन्हें लगा कि यार ये लोग तो बहुत ही सीधे साधे हैं, बेवकूफ़ टाइप भी हैं,
सीधे साधे हैं, हमारी ताकत के सामने ये नहीं सामना कर सकते। ये लोग अच्छे खासे मैदानी क्षेत्रों में रह रहे थे, बहुत बढ़िया इनकी लाइफ चल रही थी, लेकिन रोमन्स ने क्या किया, इन लोगों को ही पहाड़ों पर भगा दिया। जो लोग इनकी मान गए वहीं रह गए, जो नहीं माने या निकल के दाएं बाएं हो गए तो वो कुछ पैगन ही रह गए, और कुछ उनको लगा कि ये क्रिश्चियन धर्म ज़्यादा बेहतर है हमारे से, या सॉफ्ट कॉर्नर पाने के लिए, रोम के लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर पाने के लिए वो चले गए, मरे नहीं, चले गए मैदान छोड़ कर, अच्छी अपनी जो जन्मभूमि है उन्हें छोड़ करके चले गए ऐसी वीरान सी निर्जन जगहों पर, जहाँ जो भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत खतरनाक थी इनके लिए भी, लेकिन इनकी मजबूरी थी। रोम के लोग, अब रोम के लोगों ने पूरे ब्रिटेन पर यानी तीनों जो देश हैं पूरे ब्रिटेन पर कब्जा किया। 500 साल, कम नहीं होते 500 साल। इस दौरान रोम के लोगों ने इन सबको एक लैंग्वेज दी, और वो थी हमारी लैटिन भाषा, रोमन भाषा, लैटिन भाषा। इंग्लिश के अंदर जो 26 लेटर्स हैं, ये सारे के सारे लेटर्स रोमन है, लैटिन से आए हैं। लैटिन लिटरेचर दिया, लैटिन लैंग्वेज दी। अब राजा की भाषा बोलना, जो राजा है उसकी भाषा बोलना एक गर्व की बात है, मतलब हमेशा प्रेस्टीजियस बना रहा कि हम, जैसे आजकल इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एक गर्व महसूस करता है आदमी इंग्लिश बोलता हुआ। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। हमारे देश के अंदर अंग्रेज़ों ने शासन किया, वो शासक थे, हम शासित थे, तो अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए हमारे अंदर के लोग अंग्रेजी पढ़ने लगे, अंग्रेजी लिखने लगे, और उन लोगों के सॉफ्ट कॉर्नर में गए। जैसे हमारे यहाँ, हमारे देश के अंदर हुआ, हमारे देश के अंदर 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, सन 47 के अंदर गए वो लोग। एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा टाइम पीरियड उन्होंने हम पर शासन किया, और हमारी हर एक चीज़ को बदल के रख दिया। ठीक, बिल्कुल वही चीज़ जो अंग्रेज़ों ने यहाँ की, वो चीज़ वो सीख चुके थे, उस तरह के लोग सीख चुके थे रोमन से। अभी एंगल्स या सैक्सन्स नहीं आए अभी इंग्लैंड के अंदर, अभी ये प्रजातियाँ और रोमन से 410। ठीक, अच्छा, इस कहानी का जो पता लगता है वो करीब 7 या 8 सेंचुरी में बीडे करके एक राइटर हुए हैं, बहुत बड़े राइटर हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी, इक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। इक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री, इंग्लिश पीपल, इक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। अंग्रेज लोगों की इक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री। इक्लीसियास्टिकल का मतलब होता है रिलीजियस हिस्ट्री। उन्होंने ये बुक लिखी थी इस ज़माने के, मतलब थोड़े बाद के, अभी तो 400 तक ही हैं, ये 17th 18th सेंचुरी के थे, 7 और 8 सेंचुरी के थे, मतलब तकरीबन 700-800, ये 450 चल रहा ना, इस एज के, यानी एंग्लो सैक्सन पीरियड के। अभी मैं वहाँ पे नहीं आया हूँ। इन्होंने एंग्लो सैक्सन एज में ये बुक लिखी थी, इक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। उसके अंदर इन्होंने ये कहानी बताई है, और ये बुक लिखी गई थी लैटिन के अंदर, ये लैटिन भाषा में लिखी थी 731 या 37 के आसपास, यानी 8th सेंचुरी के अंदर। अब उसके बाद रोमन साम्राज्य पर भी, जो रोम के अंदर साम्राज्य था, उसके ऊपर
बाहर के आक्रमण होने लगे। (407) में 407 AD के अंदर विसिगोथ, VISIGOTHS, 407 में विसिगोथ्स ने रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया और रोमन्स को खुद अपना साम्राज्य बचाने के लिए इंग्लैंड को छोड़ना पड़ा, मतलब इस आइलैंड को छोड़ना पड़ा। 407 में ये हुआ था और 407 में पैर उखड़ चुके थे रोमन साम्राज्य के इंग्लैंड से, ठीक है, जो आज का इंग्लैंड है। लेकिन इस काम को होते होते वहाँ से उन लोगों को जाते जाते 3 साल और लग गए और 450 तक इंग्लैंड रोम से मतलब फ्री हो गया, इंग्लैंड रोम से फ्री हो गया। अब जैसे ही रोमन यहाँ से चले जाते हैं वैसे ही ये पूरा का पूरा इंग्लैंड, पूरा ब्रिटेन कहूँगा मैं उसे, डिफेंसलेस हो गया। रोमन चले गए, अब एक फ्री स्टेट बन गया, है ना, कोई भी आओ कुछ भी करो चले जाओ। लेकिन इन 500 सालों में इंग्लैंड के रोमन्स ने इंग्लैंड को लैटिन भाषा दे दी थी और क्रिश्चियन धर्म दे दिया था, यानी बाइबल, क्रिश्चियन धर्म, लैटिन लैंग्वेज, ये सब कुछ रोमन्स ने दे दिया था, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो एक सवाल हो रहा है, जूलियस सीजर ने, सबसे ज़्यादा ताकतवर रोमन शासक जूलियस सीजर ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया था, कहीं कहीं बताते हैं 54 BC, कहीं कहीं बताते हैं 55 BC, अलग अलग किताबों में अलग अलग है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद एक और आक्रमण हुआ था 52 BC में, 52 BC में, 54 के बाद 52 आया। BC की बात करें ना, बिफोर क्राइस्ट, है ना, तो ये उल्टा चलेगा, 1 तक चलेगा, फिर 1 के बाद 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा, है ना। जैसे यहाँ पर था ना 1 BC से 43 BC, 43 से 410 AD आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये AD है, ये BC है। 43 BC के 1 साल के बाद 42 BC आएगा, उसके 1 साल के बाद 41 BC आएगा, उसका और 1 साल के बाद 40 BC आएगा, है ना, चल रहा है। यानी ये ऐसे चला ना, 0 से ये 0 हो गया, इधर BC हो गया, इधर AD हो गया, ये चला ना। ये यहाँ पे गलती हुई थी, 1 BC नहीं, यहाँ पे 1000 BC है, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट से पहले। 43 से 410 तक की हिस्ट्री की हमने अभी बात की थी। जब रोमन लोग इंग्लैंड को छोड़ के चले जाते हैं तो अब इंग्लैंड एक डिफेंसलेस स्टेट बन गया। अब इंग्लैंड पर दूसरी ओर जो इन्वेडर्स थे, अटैकर्स थे, जो और दूसरी जातियां थी अलग अलग देशों की, उनकी नज़र थी। और एक बहुत बड़ी घटना समझेंगे इंग्लैंड की हिस्ट्री के अंदर आती है, और वो घटना होती है कि जर्मनी की कुछ जनजातियां इंग्लैंड के ये जो आइलैंड था यहाँ पर आती हैं, और यहाँ जब ज्योग्राफिकल साइट्स को देखती हैं तो यहीं पर ये लोग आतंक मचाते हैं
इनको लूटते हैं और चले जाते हैं। इनको लगता है कि जो गेल्स थे, जो ब्रिटन्स थे, जो कैल्स थे, बहुत मुट्ठी भर थे, क्योंकि रोमन्स जा चुके थे। जो भी थे वो सब अनपढ़ थे, कुछ उनमें पैगन्स थे और कुछ क्रिश्चियन हो चुके थे, है ना। ये इतने ताकतवर लोग भी नहीं थे, ये नहीं जो मैंने अभी लिखा था, है ना। एंगल्स और सेक्सन्स, ये दो प्रजातियां, तीसरी ज्यूट्स, तीन प्रजातियां, बहुत ही खूंखार प्रजातियां इंग्लैंड के अंदर आईं और इंग्लैंड के अंदर आकर के इन लोगों ने भी बसना चाहा। एंगल्स इंग्लैंड में आए थे नॉर्दर्न जर्मनी से, जर्मनी का नॉर्दर्न इलाका, आज का जर्मनी नहीं, उस ज़माने का जर्मनी का नॉर्दर्न इलाका। ये बेहद खतरनाक, खूंखार, रक्त पिपासु, ब्लड थास्ट पीपल थे। जैसे चंगेज़ खान की बात करी थी उस दिन, जिस तरह से ये मंगोलिया प्रजाति थी, बहुत खतरनाक, खूंखार, उसी तरीके के ये लोग थे, एकदम जंगली। ये लोग भी पैगन्स थे, हीथन गॉड्स की पूजा करते थे। ये लोग क्रिश्चियनिटी से एकदम दूर थे, क्योंकि अभी 550 साल ही लगभग हुए थे क्रिश्चियनिटी को आए हुए इस दुनिया के अंदर, ठीक है। और 500 साल में, इन 550 साल में उतना ज़्यादा प्रसार दुनिया के अंदर नहीं हो पाया। रोम के अंदर तो काफ़ी हो चुका था, यूनान और रोम के अंदर काफ़ी हो चुका था, वो लोग ज़्यादा एडवांस थे। अब इंग्लैंड के अंदर जैसे एंगल्स आए, एंगल्स कहाँ से आए थे? नॉर्दर्न जर्मनी। और सेक्सन, एंगल्स और सेक्सन दोनों जातियाँ, जनजातियाँ थी, नॉर्दर्न जर्मनी से आई। और तीसरी जनजाति एक और आई यहाँ पर, ज्यूट्स। ये सदर्न पार्ट से आए, स्कैंडिनेविया, डेनमार्क आज का, ये डेनमार्क की कौम थी। और ये तीनों प्रजातियां, जर्मनी का बहुत बड़ा इलाका था, ये तीनों प्रजातियों को ही हम जर्मन ट्राइब्स कहते हैं। ये जर्मनिक ट्राइब्स थी, यानी जर्मनी से आई। एक जर्मनी का नॉर्दर्न इलाका और एक जर्मनी का सदर्न इलाका। और सदर्न से, जो सदर्न इलाके में आता है डेनमार्क या स्कैंडिनेविया, खास तौर पे एक देश का नाम आता है स्कैंडिनेविया, आज का स्कैंडिनेविया। ये लोग इंग्लैंड के अंदर आ जाते हैं और तीनों तरह के लोग, इनका आगमन जो होता है वो 450 से 1066 तक, मतलब ये लोग इंग्लैंड के अंदर 450 में आए। इस इरादे से नहीं आए थे कि यहाँ पे हमें कब्जा करना है, बल्कि इस इरादे से आए थे क्योंकि वो लोग यहाँ पर लूट खसोट करके पैसा और जितना भी संपत्ति हो सकती है ले जाने लायक, वो ले जा करके और अपने देश में उसको इस्तेमाल करते। लेकिन जब ये लोग यहाँ पर आए तो इन्होंने देखा कि कैल्ट्स और गेल्स और आइबेरियंस ये बहुत ही कम मुट्ठी भर लोग हैं, क्यों ना हम यहीं पर अपना देश नया बनाएं। जर्मनी उस वक्त बहुत ज़्यादा अस्थिरता से गुजर रहा था। अस्थिरता कैसी? ये जितनी भी कौम थी, ये सारी की सारी अपने आप में बहुत ताकतवर कौम थी और कोई भी कौम एक दूसरे से कमज़ोर नहीं थी। जर्मनी के अंदर इनका रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। सब ताकतवर, कोई भी एक दूसरे को अपना राजा, शासक या शासित कहलवाने के लिए तैयार नहीं। इनकी ये भी मजबूरी थी कि ये लोग अपना देश छोड़ करके इंग्लैंड, आयरलैंड में आए और यहाँ पर इन्होंने देखा कि क्यों ना यहीं बसा जाए। और ये एंग्लो सैक्सन्स, ज्यूट्स, ये तीनों लोग, तीनों प्रजातियाँ इंग्लैंड के अंदर बस जाती हैं। अभी देखिए 4 तरह के लोग इंग्लैंड के अंदर आ चुके हैं अभी। गेल्स थे, कैल्ट्स थे, आइबेरियंस 3
और चौथे रोमन। चारों की भाषाएं अलग अलग थी। जो भी जहाँ रहता था वो वहीं की भाषा बोलता था, लैंग्वेज चाहे जो भी हो उनकी। जिस क्षेत्र में वो लोग रहते थे उस क्षेत्र की अपनी भाषा, यानी जो आइबेरियंस थे वो आइबेरियन लैंग्वेज बोलते थे, जो गेल्स थे वो गैलिक बोलते थे, और जो कैल्ट्स थे वो कैल्टिक भाषा बोलते थे, उनकी अपनी भाषा थी। और रोमन आए, वो इटालियन बोल रहे हैं। यानी 4 तरह की भाषाएं अभी इंग्लैंड के अंदर है। बहुत बड़ा देश है, अभी 4 तरह की भाषाएं बोली जा रही। ठीक, 3 प्रजातियां और इंग्लैंड के अंदर एंट्री करती हैं, एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स। ये भी अपने अपने क्षेत्र की भाषा बोलते होंगे, इनके क्षेत्र भी अलग अलग होंगे, जाहिर सी बात है इनकी भाषाएं भी अलग होंगी। ये जो इंग्लिश बोलते थे, इस इंग्लिश को हम ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं, ओल्ड इंग्लिश। हाँ, एक ही जगह की थी लगभग, जर्मनी से आई थी, जर्मनी के अलग अलग क्षेत्रों से आई थी। तो काफ़ी हद तक ये एक जैसी भाषा बोलती थी। जर्मैनिक लैंग्वेज, अगर हम इन तीनों की भाषाओं का नाम दें तो जर्मैनिक लैंग्वेज बोलती थी। और वो जर्मनी, इस पूरी जर्मैनिक लैंग्वेज का एक नाम आया ओल्ड इंग्लिश। अभी हम अंग्रेजी इंग्लिश वाली मतलब जिस इंग्लिश को हम पढ़ रहे हैं आज, उस इंग्लिश पर नहीं आए अभी हम। ओल्ड इंग्लिश का है इसका नाम, ओल्ड इंग्लिश। यानी वो भाषा जो एंगल्स बोलते थे, जो सैक्सन्स बोलते थे, जो ज्यूट्स बोलते थे, यानी दैट वाज इन फैशन एट द टाइम इन जर्मनी। यानी ये एक जर्मन भाषा का ही एक प्रारूप था, ऐसे ही है ना। ये ओल्ड इंग्लिश एंगल्स ले गए, एंगल्स इंग्लैंड के ऊपर वाले हिस्से पर काबिज हो गए। उसके बाद सेक्शंस और उसके बाद ज्यूट्स। ज्यूट्स बहुत थोड़े थे। इन लोगों ने क्या किया, पहले तो ये आए थे एंगल्स और सेक्शंस की मदद करने के लिए जब रोमन चले गए थे। एंगल्स, सेक्शंस और ज्यूट्स, ये तीनों प्रजातियां ब्रिटन्स जो पहली प्रजाति रहती थी, जो अब डिफेंस लेस हो गए थे, उनकी मदद करने के लिए आए थे। इनके मन में कुछ इस तरह के मकसद भी रहे थे कि हम उनकी हेल्प करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे जो वहाँ का जोग्राफिकल सिनेरियो है वो देखेंगे, और अगर हमें वहाँ बसने का मौका मिला तो हम वहाँ पर बस जाएंगे। जिस तरह से रोमन्स आए किसी दूसरे मकसद से और आकर के 500 साल यहाँ पर रह के चले गए, ऐसे ही मकसद से ये लोग आए थे। और जब इन्होंने देखा इंग्लैंड के मूल निवासियों को कि वो आज भी कमज़ोर थे, हालांकि इनसे ज़्यादा सभ्य थे वो, ये जंगली कौम थी और वो कौम क्रिश्चियनिटी अपना चुकी थी, सभी नहीं, कुछ लोग क्रिश्चियनिटी अपना चुके थे। उनको क्रिश्चियन तौर तरीके काफ़ी हद तक आ गए थे अभी इन्होंने, लेकिन चूँकि जंगल में रहते थे तो अभी वो जंगली ही बातें, जंगली ही लैंग्वेज, जंगली ही सोसाइटी अपने चारों तरफ वो फॉर्म किए हुए थे, गेल्स और ब्रिडन्स जो कैल्ट्स थे। ठीक है, जब सेक्शन एंगल्स आए, सेक्शंस आए, ज्यूट्स आए, तो पहले तो उनका मकसद था उनकी मदद करना, लेकिन बाद में ये लोग उन्हीं को मार भगाते हैं और उनको जहाँ भी जगह मिलती है, जिस जिस क्षेत्र में जाके इंग्लैंड के वो छिपते हैं वहीं पर वो बस जाते हैं। वहाँ का इलाका, उस इलाके में बोली जाने वाली भाषा वो एक अलग डायलेक्ट हो गया। यानी 4 भाषाएं पहले थी और एक भाषा ये जो ओल्ड इंग्लिश या जर्मनिक भाषा जो वो लेकर आए थे, ये तीनों लोग ये अपने अपने क्षेत्रों में आके बस गए। इसमें बहुत बड़ा इलाका एंगल्स ने घेरा, सेक्शन थोड़ा कम और ज्यूट्स बहुत कम। ज्यूट्स बहुत कम थे, मुट्ठी भर थे। इन लोगों ने, एंगल्स और सेक्शन ने मिल करके इन ज्यूट्स को भी यहाँ से भगा दिया, कुछ को मार दिया और कुछ को भगा दिया। तो अब इंग्लैंड के अंदर 2 प्रजातियां बच जाती हैं जो बहुत खतरनाक
दोनों प्रजातियां अपने अपने तरीके से इंग्लैंड को कब्जाना चाहती थी, एंगल्स और सैक्सन। जिस जगह एंगल्स ने कब्जा जमाया उस जगह को एंगल लैंड कहा गया, एंगल लैंड। और एंगल लैंड बाद में इंग्लैंड बना, एंगल्स लैंड बाद में इंग्लैंड का बना। अब देखिए, एंगल्स के अपने कुछ तौर तरीके थे, वो अलग प्रजाति थी। सेक्शंस के कुछ अपने होंगे, वो भी अलग प्रजाति थी। इन दोनों जातियों ने अपनी छाप भी छोड़ी होगी, जहाँ भी रहे होंगे, जिस भी तरह के लोग ये रहे होंगे, उस तरह के लोगों पर इन्होंने अपनी भाषा का, अपने कल्चर का, अपने धर्म का पूरा प्रभाव छोड़ा होगा। क्रिश्चियनिटी पहले से ही आ चुकी थी, ठीक। अभी तक ये लोग हीथन गॉड्स को पूजते थे, हीथन गॉड्स, यानी अभी तक ये लोग पैगन्स थे, ये जंगली प्रजाति थी, ठीक। अब जिस जगह ये लोग रहे, 4 तरह के लोग पहले आए, 4 भाषाएं उस टाइम थी, 3 इनकी भी हो गई, एंगल्स के अलग, सेक्शन के अलग, जूट्स के अलग। जूट्स भी थोड़े बहुत अपना छाप छोड़ के गए होंगे। तो जो क्षेत्रीय भाषाओं का असर वहाँ के रहने वाले लोगों पे पड़ा, वो भाषा अब कौन सी भाषा से जुड़ी हुई थी? ओल्ड इंग्लिश से जुड़ी हुई थी, ठीक। अभी हम इंग्लिश जो हम बोलते हैं लिखते हैं वहाँ तक नहीं आए, अभी हम केवल ओल्ड इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ओल्ड इंग्लिश, अब इसके अंदर एक बहुत बड़े आदमी का एंट्री होती है इंग्लैंड के अंदर, और वो थे सेंट ऑगस्टीन। सेंट ऑगस्टीन की एंट्री यहां पर होती है। ये जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स में से एक थे। जीसस क्राइस्ट के साथियों के शागिर्द, डिसाइपल्स, चेले, ठीक है, स्टूडेंट, प्यूपिल। और ये इंग्लैंड के अंदर आए और क्रिश्चियनिटी को उन्होंने फैलाया। सेंट ऑगस्टीन का बड़ा नाम है इंग्लैंड के अंदर क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए, ठीक है। उन्होंने बाइबल को एक्सप्लेन किया, लोगों को बाइबल का मैसेज दिया, लोगों को भगवान जीसस क्राइस्ट और कैसे उसका कंट्रोलिंग है ये सिखाया। और इन एंगल्स और सेक्शंस दोनों प्रजातियों के लोगों ने बहुत ही जल्दी क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। ये यहाँ पर बहुत लंबे समय तक रहने वाले थे। 450 में आए, उसके बाद एक और प्रजाति यहाँ पर आई इस बीच, तकरीबन 7th सेंचुरी के अंदर, 8th सेंचुरी के अंदर, 793 ईस्वी में, 793 ईस्वी में विकिंग्स एक और नॉर्थ जर्मनी की स्कैंडिनेविया से, जहाँ से जूट्स आए थे, एक और जनजाति यहाँ पर आती है और उसको कहते हैं विकिंग्स। विकिंग जनजाति एक और आई इंग्लैंड के अंदर, और ये लोग, इन्होंने कई बार इंग्लैंड पर आक्रमण किए, लेकिन कई बार वो असफल हुए। प्रोटेक्शन किया इंग्लैंड का एंगल्स ने और सेक्शंस ने, क्योंकि ये लोग अब यहीं पर जमे रहना चाहते थे। 450 से 793 में आई है, ठीक है, 793, यानी अब ये 80 चल रहा है, ये अब 80 चल रहा है,
43 BC से 410 BC AD तक रोमन्स रहे। 43 BC से 410 AD तक रोमन्स रहे, और उसके बाद 410 से 450 का समय एक कैओस के रूप में रहा। कैओस, डिफेंसलेस, कोई भी आए कोई भी जाए। ठीक, जब आने जाने का सिलसिला अलग अलग जनजातियों का रहा, तो इन जनजातियों में से जो कभी कभी आने वाले थे, एंगल, सैक्सन और ज्यूट्स आए 450 में, और अब आकर के ये वो कौम थी जिसको एक लंबे समय तक यहाँ पर रहना था। ये लोग ओल्ड इंग्लिश बोलते थे। ये लोग इनका धर्म हीदन गॉड्स को ये पूजा, इनकी हीदन गॉड्स की पूजा करते थे, और इनका धर्म था पैगन। ये लोग एकदम जंगली थे। इस समय सेंट ऑगस्टीन आए और इन लोगों को क्रिश्चियन धर्म की शिक्षाएं दी, और इनमें बहुत बड़ा हिस्सा क्रिश्चियन हो गया। बहुत बड़ा तबका इनके अंदर क्रिश्चियन हो गया, और चूँकि क्रिश्चियन हो गया तो उन्होंने लैटिन भाषा पढ़नी शुरू की। लैटिन बाइबल दी गई इनको, लैंग्वेज भी इन्हें मिल गई। जो ओल्ड इंग्लिश बोलते थे, अब उस ओल्ड इंग्लिश के अंदर, ओल्ड इंग्लिश की अगर हम बात करें तो वो मैच करती है जर्मन लैंग्वेज से, ठीक करेगी। ओल्ड इंग्लिश को अब इन लोगों ने लैटिन से मिलाया, अब एक खिचड़ी टाइप बन गई। ठीक, एंगल्स अपनी ओल्ड इंग्लिश बोलते थे, सेक्शंस भी ओल्ड इंग्लिश, सेक्शन डायलेक्ट के हिसाब से बोलते थे जो वो बोलते थे। ठीक, इनके बोलने वाले और इनके बोलने वाले भी अलग अलग रहे होंगे। जब इनके अंदर क्रिश्चियनिटी आई तो अब क्रिश्चियनिटी यानी धर्म की भाषा का एक अपना एक डिग्निटी होगी। ठीक, ये भाषा पूरा रोमन एम्पायर बोलता था, तो इसमें बोलने वाले लोग अपने आप को थोड़ा सा दूसरों से ऊपर मानने लगे, महान मानने लगे। ये भाषा अब यहाँ पर आने वाले वक्त में ओल्ड इंग्लिश लैटिन भाषा में, लैटिन और ओल्ड इंग्लिश के रूप में एक और नई भाषा की शुरुआत होने वाली थी, और उस भाषा को हम इंग्लिश के रूप में जानेंगे आगे। ठीक है, इसी दौरान जब 793 AD आता है तो एक और प्रजाति इंग्लैंड पर आक्रमण करती है, कई बार आक्रमण करती है, लेकिन 793 में ये सफल हो जाते हैं। ये भी स्कैंडिनेविया से आई थी, और इनकी भाषा नॉर्स, ओल्ड नॉर्स या नॉर्डिक या ओल्ड स्कैंडिनेवियन, इनकी भाषा ये थी। ठीक है, ये जहाँ जहाँ बसे उस इलाके में वही भाषा बोली जाने लगी। सेक्शंस, एंगल्स और ज्यूट्स 3 लोग थे, तो 3 डायलेक्ट और बढ़े। ठीक है, तीन की तो ये तो अपनी इनकी भाषा थी। जब इनकी भाषा लैटिन से मिली तो फिर एक और नई भाषा बनी, है ना। उस भाषा को बोलने वाली कौम एक अलग हो गई, तो एक और भाषा। ठीक है, एंगल्स इसमें ताकतवर थे। एंगल्स और सेक्शंस और जितनी बाकी ये भी किंग्स थे, इन सब में एंगल्स ताकतवर थे। तो जो भाषा ये बोलते थे वही भाषा आगे इंग्लिश के रूप में बोली जाने लगी। अब बात आई 2 भाषाओं की, इंग्लिश और लैटिन। ठीक है, लैटिन पुरानी भाषा थी, धर्म की भाषा थी, बहुत पहले से ये लोग सीख चुके थे, और एक प्रेस्टीज की बात थी, डिग्निटी की बात थी लैटिन बोलना। जैसे हमारे लिए इंग्लिश होती है, उनके लिए लैटिन थी। अभी तक कोई लिटरेचर इसमें नहीं लिखा गया, कोई राइटर अभी इसमें आया नहीं है। ठीक,
जितनी भी बातें, जितनी भी कहानियाँ चलती थी, जितने भी मोड ऑफ एंटरटेनमेंट थे, वो सब थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ चल रहा था। कोई अभी तक लिखा नहीं गया? लिखा गया तो एंग्लो सैक्सन पीरियड के बाद, ठीक 8th सेंचुरी में बेडी ने लिखा था। एक बेडी वॉज द फर्स्ट पोइट, फर्स्ट एंग्लो सैक्सन पोइट, ही वॉज द फर्स्ट एंग्लो सैक्सन पोइट हु रोट हिज इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल इन लैटिन लैंग्वेज इन 731 AD। ये पहला आदमी था जिसने पहली बार कोई किताब लिखी थी, लैटिन भाषा में लिखी थी। लैटिन भाषा को लिखना, बोलना, पढ़ना एक प्रेस्टीज की बात थी, एक सम्मान की बात थी। जब यहाँ पर ये विकिंग्स आए, इन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया। विकिंग्स इन सब जनजातियों में से सभ्य कौन थी? इसमें एक क्वेश्चन आया कि इन सब में सभ्य कौन थी? तो विकिंग्स सबसे ज़्यादा सभ्य कौम इंग्लैंड के अंदर आई, एंगल से भी सभ्य कौम आई। ये इतनी बढ़िया कौम थी कि इन लोगों ने एंगल्स को, मतलब पूरे इंग्लैंड के निवासियों को साफ सुथरा रहना सिखाया, बहुत सारे तौर तरीके सिखाए, और उनमें साफ सुथरा रहना एक बात थी। ये बाकी लोग महीनों महीनों नहाते नहीं थे, लेकिन ये लोग बहुत ही साफ रहने वाले लोग थे, बहुत साफ सुथरे। यानी ये एक हफ्ते में एक बार तो नहा ही लेते थे, समझ रहे? विकिंग सबसे ज़्यादा सफाई पसंद लोग थे। ये एक हफ्ते में एक बार तो नहा ही लेते थे, ये बढ़िया बात थी इनकी, ठीक है। इन्होंने, ये तो जंगली कौम थी ना, विकिंग्स। अब क्या होता है 793 AD में विकिंग्स सेटल हो जाते हैं इंग्लैंड के अंदर, और ये नॉर्थ जर्मनी से आए थे, और नॉर्थ जर्मनी के सबसे पास का क्षेत्र जो इंग्लैंड पे लग रहा था वो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड। आज जो नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड है, उस जगह एक छोटा सा आइलैंड था, लिंड्सफर्ने। लिंड्सफर्ने में एक मोनेस्ट्री है, मठ होता है, होली मठ है यहाँ पे, और इस पर ये आक्रमण करते हैं और यहीं पर वो सेटल हो जाते हैं, और इसी जगह को वो अपनी ज़मीन बना लेते हैं, अपना क्षेत्र बना लेते हैं, और ये विकिंग्स यहाँ आकर के बस जाते हैं। विकिंग्स बहुत दिनों तक यहाँ पर रहे। विकिंग्स के अंदर जो, मतलब बहुत सारे विकिंग्स रहे। विकिंग्स के शासकों में सबसे बढ़िया शासक रागनर लोथब्रोक करके था। रागनर लोथब्रोक सबसे, मतलब ये बेस्ट विकिंग था, सबसे बढ़िया। और सबसे घटिया एरिक द रेड, ये वर्ष था। एरिक द रेड वाज द वर्स्ट विकिंग, और रागनर लोथब्रोक द बेस्ट। और ये कितना बेस्ट था, मतलब बेस्ट, ये कितने कमीने हो सकते हैं, मतलब कितनी कमीनी प्रजाति हो सकती है, इस बात से इसका आइडिया लगाया जा सकता है कि सबसे बढ़िया रागनर लोथब्रोक, सबसे बढ़िया ये था, इसने अपने सगे बेटे को, बच्चे को, मतलब अपने हाथों से मार दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसके पैर में कोई पोलियो टाइप बीमारी थी। ये कौम ऐसी कौम थी कि अगर हमारे परिवार में कोई भी साफ़ सुथरा है तो हमारे साथ रहेगा, कोई बीमार है या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम वाला कोई भी व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है। रागनर लोथब्रोक बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया विकिंग था, जिसने अपने सगे बेटे को सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि उसके पाँव में पोलियो था या इस तरह की कोई बीमारी। ये कितने खराब हो सकते हैं,
ठीक है, ये ऐसी प्रजाति थी। देखो अपना इतिहास चल रहा है, इनका एंगल्स का इतिहास चल रहा है, ये कैसे वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर बसे, वो सारी चीज़ें ये लोग सीख चुके थे। ये सारी चीज़ें इन्होंने अप्लाई की हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के जैसे जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस थे। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस वे नेशंस, वे राष्ट्र जो इंग्लैंड की कॉमन संपत्ति थी, यानी जहाँ पर इंग्लैंड का शासन रहा था। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है ना, वही ना। विकिंग्स की एक बहुत बढ़िया बात ये थी कि विकिंग्स डिड नॉट अलाउ टू हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, दे डिड नॉट अलाउ दिस टाइप ऑफ अफेयर्स। विकिंग्स के ये बहुत बढ़िया बात थी। दे कुड नॉट शेयर दियर पार्टनर्स, इनकी थी। बाकी कई जगह ऐसा मिलता है कि उनको कोई दिक्कत नहीं थी, तलवारें खींचने वाली बात थी इनके लिए। विकिंग्स ने बहुत सारी चीज़ें इंग्लैंड को सिखाई। वो कुंवारी थी, कुंवारी लड़की को ये पैदा हुए थे, ये शहर से बाहर गई, घूमने के लिए गई, अचानक से इनको हमल ठहरा। अचानक से चार बातें तुरंत हो गई। 9 महीने नहीं लगे इनको जीसस क्राइस्ट को जन्म देने में, 9 महीने नहीं लगे। अचानक से 4 बातें एकदम रही, तुरंत हमल ठहरा इनको, तुरंत ही वो बच्चा पैदा हुआ, तुरंत ही इन्होंने, खजूर का पेड़ था, सूखा पेड़ था बिल्कुल, उस पेड़ से खजूर मिली थी उनको, मतलब खाया उनको, ऐसे खाते भी नहीं है। सारी चीज़ें, मतलब 4 चीज़ें एक साथ हुई इनको। अब ये बहुत पवित्र और लड़की थी, इनको डर इस बात का था कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। तो ये सोच रहे थे, ये सोच रही थी। तो इनको भगवान ये कहता है कि आप वापस घर जाओ और ये चीज़ हम पर छोड़ दो कि लोग क्या सोचेंगे। अब ये जब जाती हैं तो लोगों को तो कहना ही था। अब वो देखती हैं तो अभी तो सही गई थी यार, अभी ये बच्चा लेकर आई और ये इसकी हालत भी ऐसी है कि ये बच्चा इसी ने जना है। तो कुछ लोग तो इनकी बात को सच मान लेते हैं कि हाँ, ये हो ना हो, ये बच्चा कोई ना कोई अवतार है। और फिर कहा कि मैं जवाब नहीं दूंगी। भगवान ने कहा कि तुमको बोलना नहीं है कि लोगों को क्या एक्सप्लेनेशन तुम दोगे। तुमने कहा कि तुमने कहना कि इसी से पूछो, इस बच्चे से पूछो, मुझे नहीं पता है कहाँ से है। तो लोगों ने उस बच्चे से पूछा, नवजात शिशु बताता है कि मुझे भगवान ने भेजा है। अब जो कुछ लोग इनकी बात पर यकीन कर गए, कुछ लोगों को यकीन नहीं आया, जिन लोगों ने इनको बहुत दिनों से देखा नहीं था, जिनके घर से वो निकल के गई थी, जिनके आसपास से, उनको तो मालूम था कि ये आज अभी सुबह तो गई थी और अब ये बच्चा लेके आई है। तो कुछ लोग तो ईसाई हो गए। ईसाई होने का मतलब है कुछ लोगों ने उस भगवान की पूजा करनी शुरू कर दी, एक भगवान की, और कुछ लोग उन पर शक करने लगे। जब ईसा मसीह बड़े हुए तो उनके अनुयायी बने, उनके साथी लोग बने। उनके साथियों ने जिन लोगों को अपना धर्म समझाया, उन पर एक किताब नाजिल हुई, इसको बाइबल कहा गया। अरबी में उसको इंजील कहते हैं, इंग्लिश में उसको बाइबल कहते हैं। अब वो अभी तक लिखी हुई किताब नहीं थी, लिखित में नहीं थी किताब। वो केवल वो बोलते थे और उनके साथी लोग याद करते थे, केवल लिखित में कुछ भी नहीं था। बाइबल आई, बाइबल की जितनी भी शिक्षाएं थी, मतलब जो ईश्वर ईसा मसीह से कहते थे, वो अपने साथियों को बता देते थे और वो शिक्षाएं दूसरों तक जाती थी। सेंट ऑगस्टीन दूसरी या तीसरी जनरेशन में से थे। मतलब हिसाब करें, अगर हम कहते हैं ये जीसस क्राइस्ट, इनके ये फॉलोवर हो गए, फिर इनके भी फॉलोवर हो गए, तो ये सारे, इनको सारे देश, सारे दुनिया में फैलना था अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। सेंट ऑगस्टीन इनमें से किसी चैन में से थे।
जिनका मकसद था इंग्लैंड के अंदर अपने धर्म का प्रचार करना। इंग्लैंड की जंगली कौम को, इस वाली कौम को सही भगवान का दर्शन कराने का। सेंट ऑगस्टीन, केवल सेंट ऑगस्टीन ही नहीं थे ये, सेंट थॉमस, सेंट मैथ्यूज, सेंट पॉल, ये अंग्रेजी जो इंग्लिश के वो हैं स्कूल हैं, इनके नाम, सेंट जेवियर। तो ये जो जेवियर हैं, ये पॉल हैं, ये उनके संत हैं। किनके? जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने अपने धर्म को का प्रचार प्रसार किया। ठीक है। अब जब ये आए तो उनके उस धर्म को मानने वाले लोग ईसाई कहलाए। अब उन ईसाइयों में भी कुछ ऐसे लोग हो गए जिन्होंने अपना ये लॉजिक लगाया कि कुंवारी मरियम थी, मतलब मैरी, सेंट मैरीज नाम सुना होगा, ये सेंट मैरीज, तो ये जो मदर मैरी हैं ये कुंवारी थी और इनके ये बच्चा हुआ, तो इसका मतलब संभवतः ये बच्चा भगवान का है। तो भगवान बाप हो गया, वो पिता और ये पुत्र। यहाँ पर बिगड़ जाता है मसला। ईसाई जब आगे बढ़े, ईसाई कौम जब आगे बढ़ी और उसके अंदर ये एक नया विकार आ गया। उस टाइम यहूदियों की सरकार थी, मतलब यहूदी धर्म था इस दुनिया के अंदर। यहूदियों के जो नबी थे वो मूसा थे, मोसेस, जिनको मोसेस कहते हैं हम, जो यरूशलेम इज़राइल में उनका, वहाँ पे उनका वो हुआ था। कोहे तूर एक वो है पहाड़, उस पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और मूसा एक वाहिद ऐसे आदमी थे जिन्होंने भगवान को अपनी आंखों से देखा। मूसा मतलब मोसेस। तो इसलिए यहूदी लोग ये कहते हैं कि हमारे मूसा ज़्यादा बेहतर है ईसा से या किसी और से। यहूदी मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई और धर्म उनसे बेहतर है। यहूदियों के बाद, मतलब मूसा के बाद ईसा है, उन लोगों को ये समझाने के लिए कि अब मैं आपका नबी हूँ। नबी मतलब मैसेंजर ऑफ गॉड, इस ज़माने का मैसेंजर मैं हूँ, भगवान का मैसेज मैं लेके आया हूँ। अब उनकी जिन्होंने बात मान ली वो तो हो गए ईसाई, जो नहीं माने वो यहूदी रह गए। ईसाइयों में भी अब ये बात आ गई कि ये भगवान का बेटा है और ये मतलब पिता, पुत्र और होली ट्रिनिटी, तीन हिस्सों में मानते हैं ना वो। तो इसी चीज, इस तरह से पूरी दुनिया चलती है। अब उनकी इस बात को सही करने के लिए अंतिम पैगंबर का जन्म होता है, पैगंबर साहब का 5वीं शताब्दी में, मोहम्मद साहब का। अब मोहम्मद साहब पर एक किताब नाजिल हुई, कुरान, वो भी पढ़े लिखे नहीं थे। अब उन पर मैसेज आते थे, वो बोलते थे, और उनके साथी जिनको हम सहाबा कहते हैं, सहाबा कहते हैं, ये संत थे, यहाँ पर ये संत थे, वो अरब में पैदा हुए, अरबी भाषा, वहाँ की अरबी भाषा थी, तो वहाँ उस अरबी भाषा के अंदर उनके नाम रखे गए। तो जैसे ये सेंट ऑगस्टीन थे, सेंट थॉमस, सेंट जेवियर, सेंट पॉल, ये 18 या 20 हैं बड़े बड़े वाले। फिर इनके नीचे आए, उन्होंने जितने गॉस्पेल्स दिए, उनकी जितनी शिक्षाएं थी, जितनी प्रीचिंग्स थी, जो उनके मतलब जीसस क्राइस्ट ने उनको सिखाया था, वो टीचिंग्स, वो प्रीचिंग्स, वो उपदेश गॉस्पेल कहलाए। गॉस्पेल हमने पढ़ा था एक दिन, वो गॉस्पेल्स कहलाए। तो उन गॉस्पेल्स की पूरी बुक्स हैं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज में ये कहा गया, गॉस्पेल ऑफ जेवियर में ये कहा गया, गॉस्पेल ऑफ ऑगस्टीन में ये कहा गया, ऐसा। तो ऐसी ऐसी किताब है। बाइबल अब जितने अलग अलग ज़माने में अलग अलग तानाशाह या निरंकुश राजा रहे हैं, कुछ ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने गांव के गांव सब जला दिए, पूरी कायनात को जला दिया। जो लिटरेचर था वो भी ख़त्म, जो मैन ऑफ लेटर्स थे उनको भी जला दिया गया। तो बाइबल ही ख़त्म हो गई। अब तक बाइबल को कोई याद नहीं कर सका था। बाइबल को किसी ने याद नहीं किया। तो जो थोड़ा बहुत याद रह गया किसी की, फिर उन्होंने, सब लोगों ने इकट्ठे हुए और बाइबल की रचना की। इस पर पूरा लेक्चर देंगे एक बार, बाइबल कैसे बनी। तो
कुरान के अंदर ये बताया जाता है कि कुरान को हिफ्ज़ किया जाता है, मतलब उसको याद किया जाता है। अगर सारी दुनिया के कुरान को अगर जला दिया जाए तो भी कुरान बाकी रहेगी क़यामत तक, जब तक उसको पढ़ने वाले लोग हैं, क्योंकि वो याद हो गया। कोई चीज़ अगर याद हो गई दोबारा से लिखी जा सकती है। या तो इन्हें सबको ख़त्म किया जाए तो कुरान ख़त्म हो जाएगी। अब तक की जितनी भी किताबें थी वो याद नहीं करती, मतलब पूरी की पूरी रटी नहीं गई, या ज़रूरत ना महसूस हुई होगी, याद करने की क्या ज़रूरत है, लिख ली बात रख दी। ये किताबें हम लोग पढ़ते हैं, किताब रखी है, मार्जिन कितने दिन से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने कभी याद नहीं करी क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं। और अगर हमारे सामने ऐसा कुछ हो कि किताब ख़त्म हो जाएगी दो साल के लिए बस ये, या 3 साल के लिए, तो हो सकता है ये सारी किताबें कोई ना कोई रटी देता। कुरान को इसलिए रटा जाता है तो कुरान को ख़त्म होने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। जितने भी ये जीसस क्राइस्ट के संत थे, अब उनमें से एक संत ऑगस्टीन संत इंग्लैंड में आए। इन्होंने बहुत प्रचार प्रसार अपने धर्म का करा और इस जंगली प्रजातियों को क्रिश्चियनिटी दे दी। ठीक, अब ये लोग नई भाषा पढ़ने लगे। अच्छा, कितने लोग अब आ गए इंग्लैंड के अंदर? 7-8 हो गए। अब देखो 7 तो ये अपने अपने अलग अलग हो गए। जो सीमांत लोग होंगे, जो जिनकी सीमाएं आपस में जुड़ी हुई होंगी, एंगल्स ये हो गए और सेक्शंस ये हो गए। तो जो आदमी यहाँ रह रहा है और जो यहाँ रह रहा है उसकी भाषा लगभग एक सी होगी। वो कुछ ये बोलता होगा, कुछ ये बोलता होगा, यहाँ से यहाँ तक आते आते ये मिक्सअप हो गई होगी, है ना। तो ये इस क्षेत्र की भाषा एक अलग डायलेक्ट कहलाई। डायलेक्ट, अभी डायलेक्ट पढ़ेंगे ना हम आगे। क्षेत्रीय भाषा, यहाँ जो बोला जाने वाला डायलेक्ट है वो अलग हो गया, यहाँ का अलग हो गया, यहाँ से यहाँ के आसपास का अलग होगा, और जितने विकिंग्स के आसपास के लोग होंगे वो अलग होंगे, जो गेल्स के संपर्क में होंगे आसपास उनकी प्रजाति अलग होगी। ठीक है, सबके नाम अलग अलग, सबकी भाषाएं अलग अलग, बिल्कुल ऐसा ही जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया में और इधर ईस्ट और वेस्ट पूरे को ले लो, दुनिया भर की भाषाएं हैं। और मेरे ख्याल 26 भाषाओं को 22 भाषाओं को दिया भी गया। और इंग्लैंड के अंदर तकरीबन 26 भाषाएं लगभग बोली जाती थी उस ज़माने में। 26 बहुत भाषाएं होती हैं, और इन 26 की 26 भाषाओं को मिला करके एक भी करना था, है ना। अभी तक जो मेजर भाषाएं थी इसमें वो 2 थी, लैटिन और इंग्लिश, है ना। वो भी इंग्लिश कौन सी? ओल्ड इंग्लिश, जो ये लोग बोलते थे। अब जब ये मिक्सअप होगी लैटिन के साथ, ओल्ड इंग्लिश जब मिक्सअप होगी लैटिन के साथ, तो एक नई टाइप की इंग्लिश निकलेगी। और इसमें हमने कल परसों पढ़ा कि 70% हमारे रूट लैटिन के हैं और 30% ग्रीक के हैं, यूनानी और रोम 2 बड़ी बड़ी सभ्यताएं रही हैं। और इन दोनों सभ्यताओं ने सारी सभ्यताओं को इन्फ्लुएंस किया। हम लोग जो पढ़ते हैं, रोमन लिटरेचर पढ़ रहे हैं, रोमन कहानियाँ पढ़ रहे हैं, ग्रीक ड्रामा पढ़ रहे हैं, हमसे वो एडवांस तो थे। हम लोग कहाँ अंग्रेजी पढ़ते थे। अब इसमें लिटरेचर की बात करते हैं। ये तो थी हमारी हिस्ट्री, क्या क्या बैकग्राउंड थी। ठीक है, अब हम थोड़ा लिटरेचर की बात करते हैं। इस वक्त के लिटरेचर को, टाइम क्या था इसका, 450 से 1066 एडी। इस वक्त के लिटरेचर को ज़्यादातर एंग्लो सैक्सन पीरियड के लिटरेचर को ज़्यादातर थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ प्रोड्यूस किया गया। थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कहानियाँ चलती रहती थी।
किसी ने भी इसको लिखने की कोशिश ना की। जिन्होंने भी लिखा उसको प्रिजर्व नहीं करके रखा। ठीक, जो थोड़ा बहुत लिटरेचर वो जो थोड़ा बहुत लैंग्वेज वो जानते थे, उस लैंग्वेज के अंदर वे अपने आप पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे और उसको स्टोर करके या सुरक्षित करके उन्होंने कभी नहीं रखा। जो थोड़े बहुत रखे उनमें से तकरीबन 400 मैन्युस्क्रिप्ट, 400 के लगभग ये मैन्युस्क्रिप्ट, मैनस था उसमें, हाथ वाला, स्क्रिप्ट लिखना, स्क्रिप्टस हाथ से लिखना। तकरीबन 400 मैन्युस्क्रिप्ट एंग्लो सैक्सन पीरियड की सामने आती हैं, लेकिन उन 400 की 400 को आज के दौर में ढूंढना मुश्किल है। ये 400 की 400 मैन्युस्क्रिप्ट में से केवल 4 तरह की किताबें, 4 तरह के वर्क हमारे सामने आज हैं। कुछ पूरे हैं, कुछ अधूरे हैं। इन 400 मैन्युस्क्रिप्ट को हमने छोटा कर दिया है 4 मेजर मैन्युस्क्रिप्ट में। ये क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कौन सा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 मेन या मेजर मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो एक था एक्जिटर बुक, दूसरा जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, वर्सेली बुक, नॉवेल कोडेक्स। ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में कोडेक्स, बुक को कोडेक्स बोला गया। इन सब में कोडेक्स है, एक्जिटर कोडेक्स, जूनियस कोडेक्स, वर्सेली कोडेक्स और नॉवेल कोडेक्स। ठीक है, नॉवेल कोडेक्स को बेवुल्फ कोडेक्स भी कहते हैं। सबसे पहला, सबसे ज़्यादा ओल्ड जो वर्क है उसका नाम होता है विटसिथ। ये ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट वर्क ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड, ओल्डेस्ट, सबसे ज़्यादा पुराना, लेकिन इसकी बिगिनिंग और इसका एंड मिलता नहीं है। इसलिए बियोवुल्फ को पहला माना गया। अगर ओल्डेस्ट आएगा, फर्स्ट ओल्डेस्ट आएगा तो विटसिथ ही आएगा, लेकिन कंप्लीट अगर बात करें, पहला कंप्लीट बियोवुल्फ। अनफॉर्चुनेटली इसको लिखा किसने ये नहीं पता। ठीक है, इसको भी एनोनिमसली लिखा गया, विटसिथ को भी एनोनिमसली लिखा गया। विटसिथ एक कहानी है एक स्कोप की। स्कोप ओल्ड इंग्लिश में पोएट को कहते हैं या सिंगर को कहते हैं। ये कहानी है सिंगर की, और ये एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है, घूमता रहता है। विटसिथ का मतलब भी वाइल्ड वांडरर होता है, वाइल्ड वांडरर, जंगली घूमने वाला, घुमक्कड़, घुमंतु। विटसिथ कहानी है एक स्कोप की, और उस ज़माने में स्कोप की बहुत बड़ी भूमिका होती थी। स्कोप को सबसे ज़्यादा रेवरेंड पर्सन सोसाइटी का माना जाता था। सबसे ज़्यादा सम्मान पोएट को या सिंगर को, ये जो एंटरटेनमेंट करता था, उसको दिया जाता था। विटसिथ एक स्कोप की ही कहानी ऐसे आ सकता है। स्कोप क्या है? व्हाट इज स्कोप? स्कोप क्या है? तो स्कोप वाज द नेम गिवन टू द पोएट्स और सिंगर्स ड्यूरिंग द एंग्लो सैक्सन पीरियड, है ना। मान लो इससे अगर क्वेश्चन आता है तो स्कोप्स ने ही अपने ज़माने के जितने भी लोग थे, एंगल सैक्सन्स या उसकी पुरानी जो हिस्ट्री थी, उन सारी की सारी हिस्ट्रीज़ को स्कोप्स ने ही प्रिजर्व करके रखा था। स्कोप्स ने ही अपनी किताबें लिखी, किताबों में पुरानी हिस्ट्री को बचा के रखा था। ठीक है, पहली मैन्युस्क्रिप्ट को कहा गया एक्जिटर बुक। इसके अंदर सबसे पहला ओल्डेस्ट रचना है विटसिथ, ये इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, और दूसरे बहुत सारे वर्क्स हैं इसके अंदर।
जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर जितनी भी ऑगस्टीन, सेंट ऑगस्टीन की शिक्षाएं थीं या जितनी भी क्रिश्चियन धर्म की शिक्षाएं थीं, उन सब को इस जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट में रखा गया। ठीक, यानी ये रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट थी। रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट, कुछ रिलीजियस पोएम्स, बड़ी पोएम्स कुछ एग्जिटर बुक में भी दी गई। एग्जिटर बुक के अंदर भी कुछ रिलीजियस पोएम्स वगैरह लिखी गई, लेकिन जूनियस के अंदर ज़्यादातर रिलीजियस पोएम्स लिखी गई। इसलिए इसको रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट की क्लास में भी रखा जाता है। जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट को कैडमेनियन पोएम्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इस ज़माने का सबसे बड़ा कवि, जिसको हम कहते हैं कैडमैन, इस ज़माने का सबसे बड़ा कवि जिसका नाम है कैडमैन कहा जाता है। कैडमैन के बारे में एक बात बताई जाती है कि उस वक्त एक खेल हुआ करता था। बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे बैठ जाया करते थे एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से, और हार्प जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो हार्प किसी के भी हाथ में दिया जाता था, और जिसके हाथ में वो हार्प होता था उस आदमी को उस माहौल के बोर्डम को बिगाइल करने के लिए, दूर करने के लिए कुछ ना कुछ गाना और बजाना होता था। तो जो कैडमैन नाम के पोएट थे, ये थोड़े से हकलाते थे ये, इनको बोलने में थोड़ी दिक्कत होती थी। जैसे हार्प इनके पास आता था, पहली बात तो लोग उनको देते नहीं थे। भूल से अगर किसी ने पकड़वा दिया उनको, तो चूँकि वो सही से गा नहीं पाते थे, तो वो हंसी का पात्र बन जाते थे। बहुत दुखी थे। एक दिन सो गए और उन्हें जीसस क्राइस्ट दिखाई देते हैं उनके सपने में, और उनको कुछ देते हैं। जैसे वो सुबह उठते हैं तो वो बिल्कुल सही बोलने लगते हैं, और एक तरह से उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और वो फिर वो फरिश्ता या जीसस क्राइस्ट जो भी उनको मिला था, वो उनको ये कहता है कि तुम भगवान के लिए लिखना अब, और बड़े पोएट बनना। सुबह उठते ही वो भगवान के बारे में, उसकी महिमा के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं, और बहुत बड़े कवि के रूप में उनको जाना जाता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो इनके बारे में आता है, कैडमैन को एंग्लो सैक्सन पीरियड का मिल्टन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। हु इज कॉल्ड द मिल्टन ऑफ एंग्लो सैक्सन पोएट, एंग्लो सैक्सन पीरियड। कैडमैन को एंग्लो सैक्सन एज का मिल्टन कहा जाता है, इसलिए नहीं कि वो अंधे थे। कैडमैन वाज नॉट ब्लाइंड, कैडमैन ब्लाइंड नहीं थे, बल्कि जिस तरह से मिल्टन ने केवल गॉड के लिए लिखा है अपना बहुत बड़ा लिटरेचर, ऐसे ही इन्होंने गॉड के लिए अपना सारा का सारा लिटरेचर उन्होंने रिलीजियस पोइट्री लिखने में बिताया। यानी जो शिक्षाएं जीसस क्राइस्ट ने अपने सेंट्स को दी थी, बाइबल की शिक्षाओं के ऊपर, बाइबल की कहानियों के ऊपर, जो मोरालिटी मिरेकल प्लेस हम आगे पढ़ेंगे, उनकी बैकग्राउंड रिलीजियस होती थी। उस रिलीजियस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए कैडमैन ने अपने पोएम का माध्यम बनाया, ज़रिया बनाया, और जिस वजह से उनको मिल्टन कहा गया एंग्लो सैक्सन पीरियड का। अगर क्वेश्चन कहीं इंपॉर्टेंट आएगा, मतलब अगर इससे तो कोई क्वेश्चन आएगा, तो समझो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैडमैन ने इतनी सारी रिलीजियस पोएम लिखी कि उसकी सारी रिलीजियस पोएम्स को जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट में रखा गया। तो इस मैन्यूस्क्रिप्ट का नाम भी कैडमैनियन पोएम्स करके रखा गया। ठीक है, कैडमैन मैंने इसके आगे लिखा, इससे कंफ्यूज नहीं होना। कैडमैन खाली मैंने कैडमैन सर फर्स्ट इंग्लिश पोएट ओल्ड इंग्लिश की हो गई। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट पोएट।
कैडमैन के बारे में एक बात बस ये जरूरी है कि कैडमैन इज कॉल्ड द मिल्टन ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। वर्सेली बुक इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर प्रोज और पोइट्री दोनों तरह की राइटिंग लिखी गई। ये 4 मैन्युस्क्रिप्ट, मेजर 4 मैन्युस्क्रिप्ट में से एक है, ठीक है, याद रखेंगे। EJVN, एक्सिटर बुक, जूनियर्स बुक, वर्सेली बुक और नोवेल कोडेक्स। इन सब में कोडेक्स आ सकता है, कंफ्यूजन मत करना कभी, एग्जाम में वो आए ना, बुक नहीं आए, कोडेक्स आ सकता है। इसमें दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट है ये नोवेल कोडेक्स। नोवेल कोडेक्स को बियोवुल्फ बुक या बियोवुल्फ कोडेक्स भी कहते हैं। ये पहला एपिक, फर्स्ट एपिक एंग्लो सैक्सन का, मतलब पहला एपिक। इसको इंग्लैंड का नेशनल एपिक भी कहा जाता है। बियोवुल्फ को इंग्लैंड का नेशनल एपिक भी कहा जाता है। बियोवुल्फ को इंग्लैंड का नेशनल एपिक भी कहा जाता है। कहानी बियोवुल्फ एक कैरेक्टर है, सुपर ह्यूमन क्वालिटी है इसकी, सुपर ह्यूमन पर्सनालिटी है। थोड़ा सा आगे इसकी कहानी सुनाएंगे, इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट एपिक इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। 4 तरह की पोइट्री लिखी गई, ठीक है। बड़े 2 नाम बड़े हैं, विडसिथ और बियोवुल्फ। विडसिथ ओल्डेस्ट रचना है लेकिन अधूरी है, बिगिनिंग और एंड नहीं मिलता, इसीलिए इसको उस क्लास में नहीं रखा गया। बियोवुल्फ पूरा है लेकिन इसके भी राइटर का नहीं पता, एनोनिमसली इसको लिखा गया। ये अपने आप में एपिक है, फर्स्ट एपिक के रूप में हम इसको कह सकते हैं, और इसको इंग्लैंड का नेशनल एपिक भी कहा जाता है। ये जो 400 की 400 मैन्युस्क्रिप्ट जिनको 4 हिस्सों में बांटा, ठीक है, 4 मैन्युस्क्रिप्ट में केवल बांटा, वो इन 5 हेड्स में लिखी गई। ये जितनी भी कविताएं थी, जितना भी वर्क ऑफ आर्ट थे, जितनी भी रचनाएं थी, ये 5 हिस्सों में लिखी गई, 5 टाइप की पोएट्री लिखी गई। एक टाइप था हमारा पर्सनल एंड एलिजाइक, एक टाइप था हमारा पर्सनल एंड एलिजाइक, यानी पर्सनल अपनी पर्सनैलिटी को बयान करते हुए लिखी गई, जिसके अंदर एलिजाइक एलिमेंट्स रखे गए, ठीक। ये किसी की कंप्लेंट हो सकती है, किसी का दर्द भरा गीत हो सकता है, बहुत सारी पोएम है, डिटेल में थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो। पर्सनल पोएम्स या एलिजाइक पोएम्स, एलिजाइक वर्क लिखे गए। दूसरा था हमारा हीरोइक, इस वक्त हीरोइक पोइट्री लिखी गई। उनमें से जैसे ये बियोवुल्फ है या बैटल ऑफ माल्डन, एक बहुत बड़ा नाम है पोएम का, बैटल ऑफ माल्डन। माल्डन एक शहर है, जगह है, वहाँ पे बहुत अच्छी तकड़ी जंग हुई थी। इसकी बहुत हैरत अंगेज कारनामे अलग अलग हीरोज़ ने इसमें अंजाम दिए थे, उसकी कहानी है, यानी हीरोइक पोइट्री का नमूना है बियोवुल्फ और माल्डन, बैटल ऑफ माल्डन। तीसरा तरीके की जो वर्क लिखे गए वो था हमारा हिजियोग्राफी। हिजियोग्राफी ऐसी ग्राफी होती है, ऐसी राइटिंग होती है जिसके अंदर ईसाई धर्म के जितने भी संत हुए हैं उनकी कहानियों के ऊपर लिखी जाने वाली राइटिंग जितनी भी होंगी, रचनाएं जितनी भी होंगी, वो हिजियोग्राफी में आएंगी। जैसे सेंट ऑगस्टिन की बात चली थी,
सेंट ऑगस्टिन कहाँ पैदा हुए, कैसे उनके जीवन आगे बढ़ा, कैसे क्रिश्चियनिटी उन्होंने अपनाई, क्या क्या शिक्षाएं उन्होंने दी, किन किन लोगों को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, कैसे वो मरे, ये कहानियाँ जो जीवन परिचय, जीवनी टाइप की जो कहानी थी, लाइफ स्टोरी टाइप की कहानियाँ हीजियोग्राफी के अंदर आती हैं। और लाइफ स्टोरी वो भी किन की, संतों की, रिलीजियस पीपल की, जो जुड़े हुए हैं क्रिश्चियनिटी से, है ना। चौथे टाइप की कविताएं लिखी गई इसमें, एपिक पोइट्री। और एपिक जो कि हीरोइक होती है, तो एपिक या हीरोइक कहते हैं, एपिक कहते हैं। केवल एपिक पोइट्री तो एपिक लिखा गया, जैसे बियोवुल्फ, ठीक है। और हीरोइक पोइट्री में एपिक भी आ सकते हैं और बैटल ऑफ माल्डन भी आ सकती है। बैटल ऑफ माल्डन पोयम थी एक, वो एपिक नहीं था, ठीक है। हीरोइक पोइट्री कोई भी हो सकती है, हीरोइक रचना कोई भी होती है, प्रोज की भी हो सकती है, पोइट्री की भी हो सकती है। एपिक का अपना एक ग्रुप होता है, क्लियर। एपिक महाकाव्य, बड़ी पोयम, लॉन्ग पोयम। पांचवें टाइप थे हमारी रिडल्स, करीब 100 के आसपास रिडल्स देखने को मिलती। उस ज़माने की एक ट्रेंड थी रिडल्स, पहेलियों वाली, पहेलियाँ लिखी जाती थी। पहेलियाँ से पूछते हैं, हमारे यहाँ भी पहेलियाँ जब बच्चे थे पूछते थे। बच्चों वाली पहेलियाँ अलग होती हैं, बड़ों वाली पहेलियाँ अलग होती हैं, ठीक है। जैसे एक पहेली है, एक यूट्यूब पे आया था, मैं देख रहा था। इंग्लैंड का जहाज़ भारत आता है और उसमें जो जहाज़ का कैप्टन होता है वो खाना खा रहा होता है और अपनी वॉच को टेबल पर रख करके कहीं चला जाता है, वापस आता है और वॉच उसकी गायब हो जाती है। वो वापस आता है तो अपने कुक से पूछता है, कुक पे शक होता है, पूछता है मेरी घड़ी कहाँ गई, तुमने चुराई? तो उसने कहा जी मैं तो कुकिंग कर रहा था, मुझे तो पता ही नहीं चला। फिर वो सेलर से पूछता है मेरी घड़ी कहाँ गई भाई? तो सेलर कहता है कि जी नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो जहाज़ का वो अपना फ्लैग उल्टा हो गया था, उसको मैं सीधा कर रहा था। तीसरे से वो पूछता है, जो डेक पे सफाई वफाई करता है, उससे पूछता है मेरी घड़ी तूने साफ़ की? तो जी नहीं मैं तो साफ़ कर रहा था। अब कैप्टन को पता चल जाता है कि झूठ कौन सा बोल रहा है। बताओ कौन झूठ बोल रहा है? सफाई वाला? जी नहीं, जो सेलर ये कह रहा था कि जी मैं झंडा सीधा कर रहा था, वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड के झंडे में क्रॉस होता है ऐसा, उसे सीधे की जरूरत ही नहीं। अगर वो सीधा भी करेगा तो भी वो क्रॉस आएगा, रेड क्रॉस, है ना। तो झूठ बोल रहा था सेलर। इस तरह की रिडल्स करीब 100 के आसपास रिडल्स इन मैन्युस्क्रिप्ट में देखने को मिलती है। मतलब इस तरह की पोएट्री लिखी गई ड्यूरिंग द एंग्लो सैक्सन पीरियड दैट बिगेन फ्रॉम 450 AD अप टू 1066 AD, ठीक है। इधर दिखा, इधर इन 5 हेड्स में ये कविताएं लिखी, मतलब ये रचनाएं लिखी गई एंग्लो सैक्सन पीरियड की। अब इन कविताओं की क्वालिटीज़ क्या क्या थी, इस पे आ रहे हैं हम, इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी? तो बेसिकली 4 कैरेक्टरिस्टिक थी इस वक्त की कविताओं की। सबसे पहला सिज्यूरा, आपने सुना होगा, सिज्यूरा पोज होता है, स्टॉप या पोज। सिज्यूरा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ये लोग अपनी कविताओं में करते थे। दूसरा था एलिट्रेटिव मीटर। एलिट्रेटिव मीटर पढ़ चुके हैं। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस आते थे, एलिट्रेशन का इस्तेमाल, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स का इस्तेमाल बार बार, एलिट्रेटिव वर्ड का इस्तेमाल बार बार, सभी तरह की राइम खास तौर पे एलिट्रेशन से भरी हुई, ठीक है।
केवल एलिट्रेशन का इस्तेमाल ये लोग अपनी कविताओं में करते थे, यानी एलिट्रेटिव मीटर। एलिट्रेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, एलिट्रेटिव एक मीटर होता है, उसके अंदर एलिट्रेशन से भरी हुई जितनी भी वर्ड्स होते हैं उनका इस्तेमाल, पूरे वर्ड्स का, एलिट्रेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल पूरी की पूरी पोएम के अंदर किया जाता है। कोई पर्टिकुलर राइम नहीं होती है, राइमिंग स्कीम नहीं होती है, बस केवल एलिट्रेशन का इस्तेमाल पूरी पोएम के अंदर। तीसरा हमारा कैनिंग, सबसे ज़्यादा कैनिंग का इस्तेमाल ये लोग अपनी कविताओं में करते थे। कैनिंग की दो मीनिंग है, स्पेलिंग CANNING या KENNING, कैनिंग। कैनिंग क्या था? यूज ऑफ कंपाउंड वर्ड्स फॉर वन सिंगल वर्ड, वन सिंगल नाउन। किसी एक नाउन के लिए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल, जैसे हम शेक्सपियर को कहते हैं बार्ड ऑफ एवन, स्वान सॉन्ग, ठीक है। किसी पतले आदमी को कहते हैं हड्डियों की दुकान, पतला आदमी हड्डियों की दुकान, तो हड्डियों की दुकान हो गया हमारा कंपाउंड नाउन, ठीक है, कंपाउंड वर्ड्स। तो कंपाउंड वर्ड्स का इस्तेमाल किसी नाउन के लिए करना ये होता है कैनिंग। तो ये लोग कैनिंग का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। और उसके बाद जो फोर्थ क्वालिटी थी, यूज़ ऑफ लॉन्ग स्ट्रेसेस। अपनी पोएम के अंदर लॉन्ग स्ट्रेसेस, एक्सेंटेड वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे। फोर मतलब जितने भी खिंचने वाली साउंड्स थी उनका इस्तेमाल ये लोग अपनी कविताओं में करते थे। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स एंग्लो सैक्सन पीरियड के पोइट्स की थी। क्लियर? इंपॉर्टेंट पोइट्स की बात करेंगे, बस जो हमारे मतलब के उनकी बात कर रहे हैं हम। सबसे पहला नाम आता है हमारा बेडी का, और ये एक मॉन्क थे। हाँ, भिक्षु जो होते हैं, मॉन्क, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये धर्म की शिक्षा देने वाले। इनके नाम से पहले आता वेनिरेबल। वेनिरेबल बेडी, इनको कहा जाता है वेनिरेबल, सम्मानजनक बेडी। एक मॉन्क थे, इसके बारे में बता दिया कि इन्होंने पहली बार एक किताब लिखी थी, इक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। इक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, अंग्रेज लोगों का धार्मिक दृष्टिकोण से क्या क्या इतिहास रहा है, कैसे उनको क्रिश्चियनिटी उन्होंने प्राप्त की, कैसे वो रहते थे, किन किन परिस्थितियों में वो लोग रहते थे। तो इन्होंने बेसिकली लैटिन भाषा में लिखा, इंग्लिश में इन्होंने कोई किताब नहीं लिखी। ये किताब भी उन्होंने, इक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल को भी उन्होंने लैटिन भाषा में लिखा था। फर्स्ट पोएट हु रोट इन लैटिन इन एंग्लो सैक्सन पीरियड, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट पोएट and he wrote his poetry, his writings in Latin, not in English. उसके बाद दूसरा नाम आता है कैडमैन। कैडमैन फर्स्ट इंग्लिश पोएट, पहला इंग्लिश पोएट who wrote in English, who wrote in English. Caedmon is also called the Milton of Anglo-Saxon period. Milton, he was a religious poet. He wrote his poetry related to the teachings and lives of Saint Augustine and the other saints like this. कैडमैन बड़ा नाम, ठीक है। कैडमैन ने बहुत सारे लेखकों को इन्फ्लुएंस किया और उनमें सबसे बड़ा नाम आता है सिनेवुल्फ। सिनेवुल्फ को भी ध्यान रखेंगे, सिनेवुल्फ एक राइटर है और बियोवुल्फ एक राइटिंग है। बियोवुल्फ एक एपिक था, ओल्ड इंग्लिश एपिक, और सिनेवुल्फ एक राइटर है। इन्होंने बहुत सारे रिलीजियस, साथ ही साथ जो कॉमन
थीम्स हो सकती हैं, उनके ऊपर इन्होंने सीनियर वुल्फ ने लिखा था। उसके बाद एक बड़ा नाम आता है किंग अल्फ्रेड द ग्रेट। ये अंग्रेजी के इतिहास में बहुत महानतम राजा हुए हैं। ये सब साधारण लोग थे, आम आदमी थे, लेकिन ये राजा, इंग्लैंड के राजा थे। अब राजा और साथ में वो पोएट भी हो, तो जो सोच उस पोएट की रही होगी, राजा भी है, पावर में भी है, तो वो अपनी उस ताकत को समाज के ऊपर चाहते हुए ना चाहते हुए भी, समाज के लोग अगर ना भी चाहें तो भी उसकी उन बातों को अपने ऊपर वो मजबूर हो जाते हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए। अंग्रेजी साहित्य में इंग्लिश के डेवलपमेंट के लिए अल्फ्रेड द ग्रेट का बहुत बड़ा नाम रहा। ये राजा भी थे, इन्होंने पहली बार प्रोज राइटिंग को शुरू किया। प्रोज राइटिंग को सबसे पहली बार अल्फ्रेड द ग्रेट ने शुरू किया। जब ये राजा बने तो इन्होंने इंग्लैंड के अंदर लैंग्वेज के लिए सबसे ज़्यादा काम किया। लैटिन जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट थी, जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन थी, उन सब को ज़्यादातर को ट्रांसलेट करने का काम दिया अलग अलग राइटर्स को इंग्लिश के अंदर। यानी इन्होंने इंग्लैंड के अंदर सबसे ज़्यादा इंग्लैंड को शिक्षित बनाने का काम किया। इंग्लैंड के लोगों को जो बहुत सारी भाषाएं वो बोलते थे, उन सारी भाषाओं में इंग्लिश को, जो अब इंग्लिश बन चुकी थी, उस भाषा को प्रमोट करने के लिए बहुत मेहनत की। खुद भी एक पोएट हुए, खुद भी बहुत सारे उन्होंने रचनाएं लिखी, और जितने बाकी इनके वक्त के जितने भी राइटर्स थे उन सबको प्रमोट किया लैटिन भाषा से इंग्लिश भाषा में आने के लिए। इन्होंने ही धर्म की जितनी भी शिक्षाएं थीं अभी तक सब लैटिन भाषा में लिखी गई थी, और लैटिन भाषा, आज भी लैटिन भाषा को बोलना इंग्लैंड के अंदर एक सम्मान की बात समझी जाती थी, लेकिन ज़्यादातर लोग उसको नहीं जानते थे, क्योंकि ये सब लोग एंगल्स से निकल के आए थे। तो एंगल्स उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे लैटिन में जितना कि वो अपनी भाषा ओल्ड इंग्लिश में कंफर्टेबल थे। ठीक, उनमें से ये निकल के आए थे। तो उन्होंने उस मुश्किल लिटरेचर को इंग्लिश लिटरेचर में ट्रांसलेट करा के, और अपने प्रजा के जितने भी लोग थे भरपूर ये प्रयास किया कि हर एक आदमी उन शिक्षाओं को ग्रहण करे, सीखे। अल्फ्रेड किंग का बड़ा नाम, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा इतिहास था अंग्रेजी साहित्य का। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। नसीब अगर सीट पे रहा तो इसमें से आ जाएगा, और नसीब अगर सीट पे नहीं रहा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये तो रखेंगे।